जय हिंद दोस्तों। अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुंग वंश की। इस पूरे वीडियो में इसके पहले हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में भी बात कर ली है। लगभग 3 वीडियोस के बारे में मैंने दिया है। अशोक के बाद का जो मौर्य वंश रहा वो बहुत योग्य नहीं थे लोग, जो भी शासक हुए, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, और इस वजह से एक सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य वंश जो अशोक के समय में इतना बड़ा था, उसको इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जा सकता है। जो भारतीय साम्राज्य जितने भी हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का रहा हो चाहे जिसका हो, वो समाप्त हो गया। कई सारी वजह है। पहली चीज जो महत्वपूर्ण बन के सामने आती है, इनकी जो शांति प्रिय नीति है ये है। दूसरा जो इसमें अगला आता है कि जो इनके उत्तराधिकारी रहे वो अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। ठीक। जिसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ, और अति शांतिवादी नीति के कारण ही बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या आता है? शुंग वंश। ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। अब एक और चीज जो हमें यहां पर मालूम होना चाहिए कि आखिर जो ये पुष्यमित्र शुंग है ये था कौन? तो पुष्यमित्र शुंग के पहले जो इनके जो है पूर्वज हुए हैं वो सब मौर्यों की सेवा में थे, मतलब मौर्यों के यहां वो काम करते थे। ठीक। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ का सेनापति था। सेनापति था, इसने इनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। तो इस पूरे इतिहास से, मौर्य वंश के पूरे इतिहास से हमको एक चीज समझ में आती है कि ज्यादा शांतिप्रिय होना भी हमारे लिए घातक है। शांति का रास्ता तब तक अपनाया जा सकता है जब तक वो आपके अस्तित्व पे खतरा ना बने। जिस दिन आपकी शांति की नीतियां आपके अस्तित्व पे खतरा बन जाएं, उस दिन हमें उन नीतियों को त्याग देना चाहिए। जैसे यूक्रेन और रशिया के वार में यूक्रेन ने शांतिप्रिय नीति के तहत जितने भी उसके परमाणु हथियार थे वो सब रशिया को वापस कर दिए थे, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी परमाणु संपन्न देश कभी भी दूसरे परमाणु संपन्न देश पर हमला नहीं करेगा। तो यूक्रेन ने सबसे बड़ी बेवकूफी यही की, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमेशा शक्ति का जो संतुलन है, हमारे गुरुजी कहते थे कि शक्ति का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहना चाहिए। शक्तियों का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए, तभी शांति स्थापित हो सकती है, नहीं तो शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो मौर्यों ने क्या किया? इतनी ज्यादा शांति की नीतियां अपना ली कि जो उनकी अस्तित्व है उनका वही खत्म हो गया। ठीक। अब एक और वर्ड आता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन इसके साथ और भी कहा गया है कि धर्मस्य हिंसा तथैव च, हमें अपने धर्म के लिए हिंसा करना चाहिए। अब धर्म का यहाँ पे रिलीजन से कोई मतलब नहीं। धर्म का क्या मतलब है? जैसे कोई आर्मी वाला आदमी है, आर्मी का कोई व्यक्ति है, सेना पे खड़ा है। हमारी सरकार की नीतियां हैं कि हम शांतिप्रिय तरीके से बात करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। दूसरे देश की आर्मी का आदमी आके इसको मारता है, गोली मार देता है। तो ये आर्मी वाला आदमी अगर ये कहे कि आपने हमको गोली मार दी, कोई बात नहीं, लेकिन हम शांति स्थापित करना चाहते हैं इसलिए हम आपको नहीं मारेंगे, तो यहां पर इस आर्मी का जो अस्तित्व है ये खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए आर्मी का धर्म क्या है? अपने देश की रक्षा करना। आर्मी का धर्म है अपने देश की रक्षा करना। ये चाहे गोली मार के करे, चाहे जैसे करे, आर्मी अपने देश की रक्षा करे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। शुंग वंश स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पूरे शुंग वंश में 1-2 क्वेश्चन ही है जो आता है, ठीक, जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, इसके बारे में कहां से पता चलता है हमको? अयोध्या के अभिलेख से हमको पता चलता है कि कोई राजा था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अयोध्या के अभिलेख से
पता चलता है। क्या पता चलता है? पुष्यमित्र के बारे में। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अयोध्या का अभिलेख किसके विषय में है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इस अभिलेख के तहत कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि इस अभिलेख के तहत कौन सा ऐसा राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इस यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो इस यज्ञ का पुरोहित थे पतंजलि जी, जिन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। ठीक। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि कोई भी राजा जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वह राजा अपना एक घोड़ा फ्री छोड़ देता है। अब फ्री छोड़ेगा तो घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा और जिस जिस क्षेत्रों में वो घोड़ा जाएगा वह क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा जिसने वह अश्वमेध यज्ञ करवाया हो। ठीक। तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। यह प्रश्न कई बार आया है, पीसीएस में भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक है वो क्या है? इसी के समय में चित्तौड़, और चित्तौड़ में भी कहां? एक जगह है इसके पास, माध्यमिका और अवध। इन 2 क्षेत्रों में जो यवन है इन्होंने घेरा डाला था। यवनों ने घेरा डाला था दोनों क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में, जिसको किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने इनको हरा दिया था। ठीक। अगला जो काम पुष्यमित्र शुंग ने किया था और आया है, क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, उसमें यह है कि जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप को जो उसमें पत्थर लगे हैं, पत्थर लगवाया था इसने। जो चबूतरा है उस पर पत्थर किसने लगवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। दूसरा काम जो इसने किया था सांची स्तूप में, जो वहां की वेदिका है उसको भी पत्थर जड़ित करवाया था। वेदिका पर भी पत्थर लगवाया था इसने। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इससे ज्यादा प्रश्न कभी आए नहीं। ठीक। लेकिन एक पॉइंट छूट रहा है, वो ये है, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन जान लें कि भरहुत का एक अभिलेख है, एक अभिलेख है जो भरहुत में लिखवाया गया है। और उसको किसने लिखवाया था? किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब क्या करना है? शुंग वंश में हमको ये जान लेना है कि इसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, इसके बाद किसने शासन किया। हालांकि वो कभी पूछा नहीं गया है, पूरे के पूरे शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के अलावा कभी किसी को पूछा नहीं गया है, लेकिन जान लेते हैं। जानने में क्या जाता है, बेचारे अनुशासन किया है, राजा रहे हैं, उनके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद कौन आया? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद आते हैं वासुदेव। वासुदेव। इन दोनों के बारे में कहां से पता चलता है? मालविका अग्निमित्रम में। किसने लिखा है मालिका अग्निमित्रम? कालिदास ने। कालिदास ने लिखा है। और इसमें कालिदास ने बताया है कि यवनों ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण से वासुमित्र ने इस वंश की रक्षा की थी, इनके साम्राज्य की यानी मगध की रक्षा की थी। ठीक। इनके बाद कौन आता है? व्रजमित्र। व्रजमित्र के बाद कौन आया? भागभद्र। उसके बाद देवभूति। ठीक। अब देवभूति जो थे ये अंतिम शासक थे और इनकी हत्या किसने कर दी? वसुदेव नाम के एक व्यक्ति ने। वसुदेव नाम के एक व्यक्ति ने इनकी हत्या की और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम आएगा कण्व वंश। तो जो अगला वीडियो हम देंगे आपको वो कण्व वंश के बारे में देंगे। ठीक। पढ़ते रहिए और
अब हमको ये करना है कि जितने भी वीडियो आपको मिले हैं, चैप्टर वाइज वीडियो मैंने जो भी आपको दिए हैं, उन सब वीडियो को देखिए और उसके बाद प्रश्नों का संकलन कीजिए कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें से लगाने, इसको पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिए। कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।